हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व देख रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। बात करें तो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और इसे बहुत से लोग समझ भी नहीं पाते। ठीक है, क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो समझने का प्रयास नहीं करते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम क्या करेंगे, आपको इतनी बेहतरीन तरीके से इस पूरे डेरिवेशन को समझाएंगे जिससे आपको कुछ भी रटना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि इसका चित्र भी कठिन होता है बनाना, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना चित्र कठिन लगेगा ना इसका डेरिवेशन कठिन लगेगा। लेकिन बस ये जान लो कि इस वाले डेरिवेशन को एकदम अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि ये डेरिवेशन बड़ा है और इसका चित्र भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इस डेरिवेशन को कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को अच्छे से सुनना। ठीक है, तो आप आसानी से इस पूरे डेरिवेशन को कर पाओगे। ठीक है, अभी चित्र बनाना भी सिखा देंगे, कैसे चित्र बनाना है, टेंशन बिल्कुल ना लो। तो चलो शुरू करते हैं। परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखो सिंपल आपके पास है क्या, पहले इस चित्र को हम आपको बनाना सिखाएं फिर डेरिवेशन सिखाएंगे। कहा गया परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक लेना, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है, एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक इस टाइप से ले लेना है। इस चालक को आपको नाम दे देना है CD। ठीक है, परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक ले लेना जिसका नाम होगा CD। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो मान लो इस चालक से R दूरी पे, ठीक है, इस चालक से R दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु आपके पास है P। इस चालक से R दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालना है। ठीक है, तो सिंपल आपको यही तो करना है, ऋजुरेखी धारावाही चालक लेना, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो कैसे निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पे? तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस नीचे वाले पॉइंट C को आपको इस बिंदु P से मिला देना है इस टाइप से। ठीक है, इस नीचे वाले पॉइंट को आपको यहाँ बिंदु P से मिला देना है। ठीक है, और इसके बीच यहाँ पे कोण मान लेना है आपको, कितना बन रहा है, φ1। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये वाला एंगल बन रहा है इस टाइप से जो है, ये एंगल जो बन रहा है इसको नाम दे दिया φ1। अगर आप यहाँ से समझोगे तो जो पूरा चित्र यहाँ पे बना हुआ है यही आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, सिंपल इसको नीचे से आपको मिलाना है, ये आपका कौन सा कोण बन जाएगा, φ1। अगर हम ऊपर वाले D पॉइंट को यहाँ से मिला दें तो यहाँ पे कोण कौन सा बन जाएगा, ये वाला कोण मान लो बन गया φ2। ठीक है, अभी इतना चित्र सिंपल पहले समझो। देखो क्या हुआ था, सिंपल आपको परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले परिमित लंबाई का एक ऋजुरेखी धारावाही चालक ले लो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, अर्थात उससे R मीटर दूरी पे एक बिंदु P लेना है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले हमने इसके नीचे वाले पॉइंट C को इस बिंदु P से मिलाया, इस D को इस बिंदु P से मिलाया। मान लो ये जो C से P को मिलाने पर जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये φ1 है, और D से P को मिलाने पर जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो φ2 है। ठीक है, आप देखो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको हमने पढ़ाया था बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पे बायो-सेवर्ट का नियम हमने देखा था। बायो-सेवर्ट के नियम पे आपसे ये कहा गया था कि अगर आपके पास, देखो बायो-सेवर्ट का नियम इस टाइप से आपका एक चालक हमने बनाया था, देखो सही से बना दे यार। ठीक है, ये आपका मान लो एक इस टाइप से आपका चालक बना हुआ था। ठीक है, जिसपे मान लो I धारा बह रही है। यहाँ पे हमने R दूरी पे एक बिंदु यहाँ पे P लिया था, R दूरी पे एक बिंदु P लिया था। आप कहा था अगर यहाँ इस बिंदु P पे आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे मान लो एक छोटा सा भाग dl है, एक अल्पांश भाग dl है। अगर आप ये dl मान लोगे तो आप बायो-सेवर्ट का नियम लगा के, आप बायो-सेवर्ट का सूत्र लगा के चुंबकीय क्षेत्र को भी निकाल पाओगे। ठीक है, उसी टाइप से आपको यहाँ पे जैसे छोटा सा लघु अवयव dl लिया था जिससे हमने इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया था, वैसे ही हम इस ऋजुरेखी धारावाही चालक पे भी एक क्या लेंगे, एक छोटा सा भाग लेंगे dl, जिससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र आसानी से निकाल पाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक छोटा सा भाग है, उसको नाम दे देते EF। उसको क्या नाम दे देते, EF। और ये कितना है, DL है। ये कितना है, DL। देख सकते हो यहाँ पे जो बना हुआ है EF वही चीज़ है। ये आपका कितना है, DL है। अब मान लेते हैं इस E पॉइंट को हमने P से मिला दिया इस टाइप से। ठीक है, E पॉइंट को P से मिला दिया और इस F पॉइंट को भी हमने P से मिला दिया। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि जो E को P से मिलाने पे यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है φ।
ठीक है। और ये यहाँ पे डीएल दूरी थी, तो डीएल के कारण यहाँ पे इस बिंदु पी पे जो कोण आंतरित हो रहा है उसको नाम दे देते हैं डीएल, ठीक है, सॉरी डी फाई। जब डीएल के कारण कोण आंतरित हो रहा है उसे नाम दे देते हैं डी फाई। ध्यान से समझो, जो लोग यहाँ पे समझ रहे हैं ना उसको कभी भी पूरे डेरिवेशन पे दिक्कत नहीं होगी। सिंपल, पहले हमने इस ई को यहाँ एक छोटा सा भाग लिया ई एफ, देख सकते हो, जिसकी लंबाई डीएल है, ठीक है। अब इस ई को पी से मिलाया, मान लो ये ई से पी पे मिलाने पे जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो फाई बन रहा है। एफ से पी को मिलाने पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है डी फाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। डीएल है इसलिए यहाँ पे कोण कितना बना डी फाई, डी एल इसलिए डी फाई, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हम देखो, अगर हम यहाँ से होता हुआ इस वाली एफ पी पे एक लंब डाल दें तो इस टाइप से आपका ये लंब इस टाइप से पड़ जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं जी। देखो हमने क्या किया है, इस ई पॉइंट से यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिया, एफ पी जो रेखा है इस पर हमने एक लंब डाल दिया, मतलब 90 डिग्री की एक लाइन खींच दी, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया जी। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे ये वाला कोण, ये मान लेते हैं थीटा है। ये कोण कितना है, थीटा कोण है, देख सकते हो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये कोण आपका कितना है, थीटा कोण है, ठीक है। तो अब आपका जाके पूरा चित्र कंप्लीट होता है। अब आपको बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे कह रहा था चित्र अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको पूरा समझ में भी आएगा, कोई कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। ये मानते हैं कि हाँ डेरिवेशन को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा तभी आप इसे सीख पाओगे, ठीक है। तो देख सकते हो सिंपल इस टाइप से आपका चित्र बनता है। अब यही चित्र यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी बिंदु पी पे आपको चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है, ठीक है। इसी बिंदु पी पे आपको चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चित्र समझ में आया होगा। सिंपल सा एक सी डी आपका धारावाही चालक था, उससे आर दूरी पे एक बिंदु पी था, यहाँ से सी से पी को मिलाया, यहाँ पे कोण फाई 1 बना, यहाँ से डी से पी को मिलाया, कोण फाई 2 बना। फिर हमने एक छोटा सा भाग ई एफ ले लिया जिसकी लंबाई डी एल है, अर्थात एक छोटा सा लघु अवयव ले लिया, ठीक है। ई से पी को मिलाया, यहाँ पे कोण फाई बना, डी एल के कारण यहाँ पे जब हमने एफ से पी को मिलाया तब यहाँ पे कोण डी फाई बना। हमने इस ई से होता हुआ एफ पी, ये जो एफ पी रेखा है इस पे हमने एक लंब डाल दिया जी पे, ठीक है। तो ये आपका जी बन गया और 90 डिग्री का लंब पे 90 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ पे जो एफ के पास ये वाला कोण आंतरित होगा वो हो जाएगा थीटा। तो अब आपका चित्र कंप्लीट है, यही चित्र हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब हम इस वाले चित्र को इरेज कर देते हैं, अब करके दिखाते हैं आपको डेरिवेशन, ठीक है। तो इस वाले चित्र को अब हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चित्र कंप्लीट हो चुका था। आप बात करते हैं डेरिवेशन की। और एक चीज़ जान लेना, जैसे कोई भी डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है, कोई भी डेरिवेशन किया जाता है तो उसके लिए कुछ बातें यहाँ पे आपको जो चित्र में आपने बनाया वो लिखा जाता है रचना के तौर पे, ठीक है। तो आप चाहना तो लिख देना कि माना एक हमारे पास परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक सी डी है, ठीक है। क्या लिखोगे, माना हमारे पास एक परिमित लंबाई का ऋजुरेखी धारावाही चालक सी डी है जिस पे आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस सी डी से माना आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिस पे हमें परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, या सीधा सीधा लिख देना एक धारावाही चालक सी डी है जिस पे आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक से आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिस पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। इतना लिख देना, ज़्यादा ना लिखना। और चित्र तो यहाँ पे बना ही हुआ है। आप बात करते हैं डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो, अब तो देखो डेरिवेशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डीएल, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और समझ लेना, शायद बताया नहीं आपको, ये जो ई से पी तक की दूरी है ये एक्स हमने मान ली है, ठीक है। यहाँ पे जो ई से पी तक की दूरी इसे हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। ये चीज़ भी देख लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इस डीएल, ये जो अल्पांश डीएल है इसके कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। लिखते हैं, अब डेरिवेशन आगे होगा, ठीक है। आगे से डेरिवेशन आप शुरू हो रहा है। यहाँ से लिखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक है। जो बातें पहले बताई थी एक दो लाइन लिख देना कि माना ऋजुरेखी धारावाही चालक तार सी डी, इस टाइप से आप अपनी भाषा में बना के लिख देना, ठीक है। सी डी तार जिस पे आई धारा बह रही है, इससे आर दूरी पे बिंदु पी है जिस पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इतना लिखने के बाद अब आगे से लिखना बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार।
बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, और चाहना तो जैसे बताया इतने तक, और आगे चाहो तो आप लिख भी सकते हो, और भी अपनी भाषा में बना के, जो चित्र बनाया वही लिखा जाता है, रटना कुछ नहीं, जो चित्र बनाया वही लिखा जाता है। अब इसके बाद लिखा गया बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार इस डीएल अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो डीएल के कारण निकाल लो, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी कितना आएगा, डीबी, और डीबी बराबर सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में, ठीक है, साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र होता है, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं रखना, आपको आर की जगह कौन सी दूरी रखनी, इस डीएल से पी तक की दूरी, इस डीएल से पी तक की दूरी कितनी, एक्स है, इसलिए आपको यहाँ पे दूरी कितनी रखनी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो आर दूरी जो है यहाँ इस चालक से पी बिंदु तक की दूरी है, लेकिन यहाँ से हमें रखना कहाँ से कहाँ तक की दूरी, डीएल से कारण पी बिंदु तक, अर्थात एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे आपको मान लेना है समीकरण नंबर 1। सिंपल सी बात है, बायो-सेवर्ट का नियम लगाया, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डीएल के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना हो गया, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ से अब हम लोग यहाँ पर से देखो यहाँ पे जो साइन थीटा है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे हम कुछ काम करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज, देखना त्रिभुज PEG में लिखते हैं, यहाँ से सबसे पहले त्रिभुज PEG में लिखते हैं, त्रिभुज PEG में। ठीक है, त्रिभुज PEG को हम लोग ले लेते हैं। PEG त्रिभुज कौन सा है, इस टाइप से देखो आपको अलग बनाए दे रहे हैं, ये आपका त्रिभुज है PEG। ये त्रिभुज कौन सा है, PG, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे G पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट, E पॉइंट, G पॉइंट, देख सकते हो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण है D फाई, ये कोण कितना है, D फाई, और ये देखो ये है PEG, यहाँ पे कोण है D फाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाली ये E से लेके P तक की दूरी है x। ठीक है, E से लेके P तक की दूरी कितनी, x, यही वाला त्रिभुज है, देख सकते हो EG, यहाँ पे P, ये दूरी x है, बीच में कोण D फाई है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, साइन D फाई का मान निकाल लेते हैं, मतलब जैसे साइन थीटा होता है, अगर थीटा कोण तो थीटा, अगर D फाई कोण तो D फाई। यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज PEG में साइन D फाई बराबर, देखो साइन का सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण, ये सूत्र सबको याद होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो जो थीटा के सामने की भुजा होती है उसे बोला जाता है लंब। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा को लंब बोला जाता है, और ये जो आपकी दो भुजा होती है वो आधार और कर्ण होती है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि ये लंब आपने डाला, तो 90 के सामने की भुजा ही कर्ण होती है, तो ये अगर 90 है तो इसके सामने की भुजा ही कर्ण होती है, तो लंब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये EG, और कर्ण कितना हो जाएगा, ये वाला EP या x आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, EG बटा x, इस टाइप से। ठीक है, तो साइन D फाई बराबर हमने बताया लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो D फाई के सामने की भुजा लंब अर्थात EG, और कर्ण कौन होता है, 90 के सामने की भुजा। इसे आपको देखो जैसे इधर वाला कोण 90 है, ये वाला, जैसे इधर वाला कोण 90 वैसे इधर वाला भी 90 होगा, तो 90 कोण के सामने की भुजा आपकी कर्ण होगी, तो कर्ण की जगह आपको रखना है EP। तो यहाँ से लगते हैं साइन D फाई बराबर EG बटा EP, कैसे आया, लंब बटा कर्ण से। अब EG की जगह आप लोग EG ही रखो, ठीक है, और बटे में EP की जगह आप लोग रख दो x, EP की जगह क्या रख दो, x रख दो। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं, साइन D फाई बराबर EG बटा x। ठीक है, अब यहाँ से अगर EG की वैल्यू निकाले तो EG बराबर ये x का उधर गुणा हो जाएगा, तो x साइन D फाई। ठीक है, EG बराबर x साइन D फाई आपका यहाँ से आ जाएगा, EG बराबर x साइन D फाई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है, ये जो D फाई कोण था, ये जो D फाई कोण है, यहाँ पे आपका EF था,
अर्थात डीएल था, ठीक है। ये डीएल देख सकते हो ई एफ, इस डीएल के कारण यहाँ पे कोण अंतरित हुआ था डी फाई। अर्थात डीएल क्या है, एक छोटा सा भाग। देखो ये तार इतना लंबा है, ठीक है, चालक जो है आपका चालक तार जो है इतना लंबा है। आप इसमें बात करें तो डीएल एक बहुत छोटा सा भाग है। तो अगर डीएल एक बहुत छोटा सा भाग है तो उसके कारण जो कोण होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। तो जब कोण बहुत छोटा होता है तो हम यहाँ पे ये साइन जो लगा है, इस साइन को हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे, तब यहाँ से आ जाएगा ई जी बराबर एक्स डी फाई। केवल इतनी वैल्यू बचेगी, इसे मान लेना है समीकरण 2। देखो हमने क्या किया है, सिंपल कुछ नहीं किया। त्रिभुज पीजी पहले लगाया, फिर साइन डी फाई बराबर ईजी बटा एक्स, ईजी बराबर एक्स साइन डी फाई। साइन क्यों छोड़ा हमने, इसलिए छोड़ा क्योंकि देखो तार इतना पूरा लंबा यहाँ से यहाँ तक, छोटा सा भाग डीएल है, तो छोटा सा भाग डीएल है तो उसके कारण कोण भी होगा जो वो भी बहुत छोटा होगा। तो इस कारण से साइन को छोड़ दिया जाएगा। मतलब जब छोटा कोण होता है तो उसके लिए जो ज्या होती है या साइन होता है उसे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से केवल बच जाएगा ईजी बराबर एक्स डी फाई, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया था कैसे किया गया था। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो ईजी की अभी हमें वैल्यू नहीं पता, एक्स डी फाई तो आया, ईजी का मान नहीं पता। तो ईजी का मान कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ई जी एफ में, लिखते हैं त्रिभुज ई जी एफ में, ठीक है। यहाँ नीचे से लिखते हैं त्रिभुज ई जी एफ में, ठीक है, त्रिभुज ई जी एफ। तो पहले त्रिभुज ई जी एफ हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ई एफ इस टाइप से बना हुआ, ई एफ इस टाइप से बना हुआ है, जी आपका इस टाइप से बना हुआ है, ये जी है, ठीक है। यही त्रिभुज बना हुआ है। ये वाला कोण एफ पे कोण थीटा है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। इस टाइप से आप बना लोगे ना तो आपको साइन थीटा लगाने में आराम रहेगा, ठीक है। देख सकते हो ई एफ, ये वाली भुजा डीएल है, ई एफ वाली ये थीटा कोण है, जी पे 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटा कर्ण, सबको याद है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने की भुजा हमने बताई लंब, थीटा के सामने कौन है, ईजी, तो ईजी हो जाएगा लंब, और कर्ण कौन सा होगा, 90 के सामने की भुजा कर्ण, 90 के सामने की भुजा कर्ण अर्थात ई एफ। तो ईजी बटा ई एफ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा साइन थीटा बराबर ईजी बटा ई एफ, ईजी बटा ई एफ। देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं, देखो सही कर दे थोड़ा सा। ठीक है, साइन थीटा बराबर ई जी बटा ई एफ। कैसे आया, आपने देखा, हमने कहा देखो थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा कर्ण। तो थीटा के सामने की भुजा लंब अर्थात ई जी, और 90 के सामने की भुजा कर्ण अर्थात ई एफ। तो ई जी बटा ई एफ यहाँ से आ गया। अब बात करें ई जी, तो हमें वैसे भी नहीं पता, तो अब यहाँ से आगे से लिखते हैं, देखो आगे से लिखते हैं साइन थीटा बराबर ईजी। ईजी तो पता नहीं है तो ईजी की जगह ईजी ही रहने दो, बटे में ई एफ। ई एफ कहाँ से आएगा, ई एफ कहाँ से आएगा, ई एफ की आपको पता है, हाँ भैया हमें तो ई एफ पता है डीएल है, तो ई एफ की जगह डीएल रख दो, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर ईजी बटा ई एफ था, ईजी हमें पता नहीं था, ई एफ लेकिन हमें पता था कितना है डीएल, तो हमने ई एफ की जगह डीएल रख दिया, ठीक है। अब इसे भी रेज कर दें, इतना आप लोग समझ गए। अब इसके आगे का यहाँ पर से करते हैं, ठीक है। देखो यार छोटा छोटा लिखना पड़ेगा तभी इस पर आ पाएगा बोर्ड पे, क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर से साइन थीटा बराबर ई जी बटा डीएल। अगर यहाँ पर से बात करें तो डीएल नीचे, अगर इसका इधर भाग पे ना डीएल इधर कर ले तो गुणे पे आ जाएगा, तो यहाँ से ई जी बराबर आ जाएगा डीएल साइन थीटा, ई जी बराबर आ जाएगा डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा, ठीक है। ई जी बराबर कितना आ गया, डीएल, ये इधर गुणा हो गया तो डीएल साइन थीटा, ठीक है। ई जी बराबर डीएल साइन थीटा, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये आया था ईजी का मान एक्स डी फाई समीकरण 2, ये आया ईजी का मान डीएल साइन थीटा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर से देखो इधर भी ईजी है इधर भी ईजी, तो हम यहाँ पर से क्या लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इधर भी ईजी है इधर भी ईजी, मतलब जब आपके इधर के बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी आपस में समान हो जाएंगे। तो यहाँ से जब ईजी बराबर है तो यहाँ से एक्स डी फाई जो होगा डीएल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, तो एक्स डी फाई जो हो जाएगा डीएल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
देख सकते हो सिंपल सी बात है। ईजी की जगह देखो एक्स डी फाई है, ईजी की जगह डीएल साइन थीटा, अर्थात जब बायां पक्ष ईजी बराबर है तो दायां पक्ष एक्स डी फाई डीएल साइन थीटा के भी बराबर होगा। तो यहाँ पर से इसे आप कौन सा समीकरण मान लो, इसे मान लो चौथा समीकरण, ठीक है, इसे मान लिया चौथा समीकरण। देख सकते हो एक्स डी फाई बराबर डीएल साइन थीटा, इसे चौथा समीकरण मान लिया। आप देख सकते हो अगर बात करें समीकरण जो एक था, इस पे डीएल साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स डी फाई, इसमें डीएल साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स डी फाई। तो हम यहाँ से लिखते हैं समीकरण एक में डीएल साइन थीटा का मान रखने पर, डीएल साइन थीटा का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पे जो समीकरण एक है ना भैया, इस पे रख देते हैं डी बी बराबर आई डी एल, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई ही रहने दो। देखो ये समीकरण एक हम लोग लिख रहे हैं, लिखा है समीकरण एक में इस डीएल साइन थीटा का मान रखने पे, ठीक है। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को आई की जगह लिख दिया। आप डीएल साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, डीएल साइन थीटा का मान ये लिखा हुआ है एक्स डी फाई, एक्स डी फाई अपॉन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो हमने किया क्या है, हमने किया क्या है, ध्यान से देखो, सिंपल ये था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। डी एल साइन थीटा का मान ये निकला एक्स डी फाई, तो हमने डी एल साइन थीटा की जगह एक्स डी फाई रखा और बाकी का सेम। अब यहाँ पर से बात करें तो एक्स से इसका स्क्वायर काट दें तो डी बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बचेगा आई डी फाई बटे में एक्स स्क्वायर, आई डी फाई बटा एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसे मान लेना समीकरण 5, ठीक है। सिंपल देख लो, एक्स से एक घात कट गई थी तो यहाँ पे अब केवल एक एक्स बचेगा, ठीक है। एक्स से एक घात काट दिया तो केवल एक एक्स बचेगा। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स, समीकरण चौथा बन गया, ठीक है। तो इतने तक अभी हम लोग पहुँच पाए। अब हमें क्या करना होगा, इस एक्स का भी कुछ मान आपको निकालना होगा अलग से। तो अब हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, देखो एक्स आपका यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, तो हम लोग अब कौन सा त्रिभुज लगाते हैं, हम लोग यहाँ से, हम लोग अगर लगा दे त्रिभुज पी ई एफ, अगर हम लोग त्रिभुज पी ई एफ लगाएं तो हमें क्या कुछ मिलेगा, अगर हम लोग त्रिभुज पी ई एफ लगाएं तो हमें क्या कुछ मिलेगा, आप लोग देखो, ठीक है। तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स आ गया। अब यहाँ पर से देखो एक चीज़ हमने यहाँ पे भूल कर दी थी, इस वाले पॉइंट को तो कुछ नाम ही नहीं दिया था, इस वाले पॉइंट को आपको नाम दे देना क्यू, ठीक है। ये यहाँ पे पी पॉइंट था तो यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देना क्यू, ये हमारी गलती हो गई थी, सॉरी, यहाँ पे क्यू आपको नाम दे देना था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज पी क्यू ई, तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू ई में, ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू ई में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू ई में, त्रिभुज पी क्यू ई को बना लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझाते हैं। पी आपका बन जाएगा यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू ई, ये आपका 90 नहीं था, 90 ये वाला था, ठीक है, ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का है। तो पहले बनाते हैं त्रिभुज पी क्यू ई, ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्यू पॉइंट हो जाएगा और इसे ऐसे मिला दोगे तो ये वाला पॉइंट पी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो पी पॉइंट ये हो गया, क्यू पॉइंट ये हो गया, ई पॉइंट ये हो गया। ये कोण 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे ये कोण फाई हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, और ये वाली भुजा एक्स है और ये वाली Q से लेके P तक की भुजा R है। यहाँ पे ध्यान से भैया देखो, सिंपल ये वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का, ये कोण फाई है, और यहाँ पे ये E से लेके P तक की भुजा की लंबाई x है, Q से लेके P तक की भुजा की लंबाई R है। अब हम लोग यहाँ पे देखो, आपको क्या क्या पता है, देखो फाई जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, और हमने कहा था जो 90 डिग्री के सामने की भुजा हो वो कर्ण कहलाती है, और शेष बची भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। जैसे फाई कोण हो या थीटा कोण हो, उसके सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें आधार पता है, कर्ण पता है, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा या कॉस फाई निकाल लेते हैं। तो कॉस फाई कितना आ जाएगा, आधार बटा कर्ण, कॉस फाई कितना आ जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या होता है, आधार ये वाला आधार हो जाएगा, आधार होगा आर, बटा कर्ण क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पर से कॉस फाई बराबर आर बटा एक्स आ जाएगा, कॉस फाई बराबर क्या आ जाएगा, आर बटा एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू ई में कॉस फाई बराबर कितना आ जाएगा, आर बटा एक्स। पहले लिख लेते, चलो डायरेक्ट लिख दो आर बटा एक्स, ठीक है। या आप चलो एक स्टेप बढ़ा ही ले भैया, देखो आर की जगह है पी क्यू बटा एक्स की जगह है पी ई, तब यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे कॉस फाई बराबर
पी क्यू की जगह कितना आर बटा पी ई की जगह कितना एक्स। अगर हम लोग यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर बटा कॉस फाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर बटा कॉस फाई। देख लो ध्यान से क्या चीज़ हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने पी क्यू ई त्रिभुज लिया, पी क्यू ई त्रिभुज ये आया, यहाँ पे फाई कोण ये है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाली भुजा एक्स है, ये वाली भुजा आर है। अब हमने कहा फाई के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कड़, ये वाली भुजा आधार। कॉस फाई बराबर आधार बटा कड़, आधार ये हो गई आर बटा कड़ हो गई एक्स। तो यहाँ से कॉस फाई बराबर आर क्या है, पी क्यू भुजा की लंबाई है और पी ई भुजा की लंबाई एक्स है, तो कॉस फाई बराबर पी क्यू बटा पी ई। तब कॉस फाई बराबर पी क्यू की जगह आर हो गया, पी ई की जगह एक्स। तब यहाँ से एक्स बराबर, अगर एक्स का मान निकाले तो एक्स इधर चला जाएगा, कॉस फाई नीचे आ जाएगा, तो एक्स बराबर आर बटा कॉस फाई। ठीक है, तो ये चीज़ इतना आ चुका है। ठीक है, डेरिवेशन कह रहे थे बड़ा है, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा यार भैया, तभी समझ में आएगा। ठीक है, रटाने की कोशिश करते तो तुरंत रटा देते, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम चाहे जितना लगे लेकिन समझा के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस फाई बराबर आर बटा एक्स, यहाँ से आया एक्स बराबर आर बटा कॉस फाई। अब इसे आगे हल करते। ठीक है, छोटा छोटा लिखेंगे तभी आ पाएगा। ठीक है, अब इसको आगे लिखते हैं। यहाँ पे अब जो x बराबर आर बटा कॉस फाई आया, इसका मान हम लोग रख देते हैं इस समीकरण 4 पे। लिखते हैं x का मान समीकरण 4 पे रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, इस x का मान हम लोग इस समीकरण 4 पे रख देते हैं, तो db बराबर आ जाएगा db। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा क्या, db बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ से आई डी फाई। ठीक है, आई डी फाई बटे में x की जगह क्या लिख देंगे, आर बटा कॉस फाई, x की जगह लिख देंगे आर बटा कॉस फाई। ठीक है, ये चीज़ करना है सिंपल। x का मान हमने निकाल लिया ना आर बटा कॉस फाई, तो इसी x की जगह आर बटा कॉस फाई रख देना है। अब यहाँ पर से देखो, अगर देखें इसे हल कर लेते हैं तो db बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस कॉस फाई को हम लोग ऊपर भेज देते तो आई, ये कॉस फाई बीच में लिख लेना, या चलो ऐसे लिख लो, आई डी फाई कॉस फाई बटे में आर। ठीक है, देखो क्या किया, ये कॉस फाई सबसे नीचे था तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आई डी फाई पहले से था, कॉस फाई नीचे भाग पे तो ऊपर चला गया गुड़े पे, तो कॉस फाई बटा आर। अब इसे आगे हल कर लो तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसे सही से लिख लो, आई कॉस फाई डी फाई बटे में आर, बटे में आर। इसे कौन सा समीकरण मान ले, इसे कौन सा समीकरण मान ले, इसे मान लेते हैं, कितने समीकरण हो गए थे अभी तक, यहाँ पे 4 समीकरण हुए, इसे 5वां मान लो, इसे मान लो 5वां समीकरण। ठीक है, इसे कौन सा समीकरण मान लिया, 5वां मान लिया। ठीक है, देख सकते हो बहुत छोटा छोटा लिख रहा है फिर भी आने की नाम नहीं ले रहा। ठीक है, तो इतने तक अभी क्या आया है, dB का मान आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बटा आर। ठीक है, ये क्या निकला है, इस dl के कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र, हमने लिखा था बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB, फिर हमने सारे त्रिभुज लगा के हमने इसको इस रूप में ला दिया, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बटा आर। ठीक है, अब इसे कैसे हल किया जाए, तो देखो ये dB के, ये जो dB आपका निकला है ना चुंबकीय क्षेत्र, ये इस dl के कारण निकला है। अब हमें निकालना क्या है, इस पूरे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण। तो अब हम लोग यहां पर से क्या लिखेंगे, ठीक है, अब हम लोग यहां पर से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे संपूर्ण या पूरे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसे सही से आप लोग कॉपी पे लिख लेना। हमने लिखा अब संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो dB जो निकला था एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र निकला इस dl के कारण। अब हमें निकालना है इस पूरे CD धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना आ जाएगा, B बराबर समाकलन dB, B बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन dB। अगर आपको छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र पता है, अगर आपको पूरा निकालना है तो आप उसका समाकलन कर दो तो पूरा पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और लगेगा, आपको लिमिट भी लगानी, देखो φ1 से φ2 तक, क्योंकि CD आपका चालक ये है, इस पे एक कोण मेन वाला जो है वो φ1 है और दूसरा ये वाला कोण है φ2, तो यहाँ पे आपको φ1 से φ2 तक की लिमिट लगा देनी है। ठीक है, φ1 से φ2 तक की लिमिट लगा देनी है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको और ध्यान देना है
क्या चीज़ कि आपका ये φ1 कोण जो है नीचे की ओर है और φ2 कोण ऊपर की ओर। तो φ1 कोण नीचे की ओर होने की वजह से यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह यूज करना है, तो यहाँ पे माइनस का φ1 हो जाएगा ऊपर φ2। ठीक है, तो अगर आप संपूर्ण धारावाही चालक के लिए कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो तो b बराबर आएगा समाकलन -φ1 से φ2 dB। ठीक है, ये चीज़ आएगा। -φ1 इसीलिए लगा क्योंकि ये कोण जो φ1 है ये नीचे की ओर है और φ2 ऊपर की ओर, इसलिए प्लस का हुआ। अब इसे आगे हल करते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण के कारण यही निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया, b बराबर -φ1 से φ2, dB की जगह क्या रख देते, ये वाली वैल्यू μ0/4 और I cos φ d φ अपॉन में क्या है R, ये चीज़ हमने रख दिया। ठीक है, देख सकते हो सिंपल कुछ नहीं किया, समाकलन -φ1 से φ2, इसकी dB की वैल्यू यहाँ से रख दी μ0/4 I cos φ d φ बटा R। अब अगर बात करें तो बोर्ड हमारा हो चुका है, भर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे बोर्ड को इरेज कर देंगे। ये जितनी वैल्यू आई है ये वाली, इसको हम यहाँ से लिख के पूरा अब जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको अब हम आपको हल करके दिखाएंगे। तो आशा करते इतना सबको समझ में आया होगा, जितना यहाँ पे बना हुआ है आशा करते सबको भैया समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश तो की थी यार कि पूरा समझ में आ जाए आपको। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और जिसको कम समझ में आओ ना, तो देखो अगर कम समझ में आओ तो वीडियो को फिर से पूरा देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम इधर का इरेज कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख के आगे का हल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो सिंपल जो वैल्यू यहाँ पे आई थी हमने लिखा था संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन -φ1 से φ2 dB की वैल्यू रख दी थी μ0/4 I cos φ d φ अपॉन R। अब इसे आगे हल करते हैं, इतने तक तो आशा करते हैं सबको ही समझा होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। तब यहाँ पर से आ जाएगा b बराबर, देखो इतनी वैल्यू आपको बाहर ले लेनी μ0/4 I अपॉन R। देखो यहाँ से क्या क्या बाहर लेना है आपको, यहाँ से आपको बाहर ले लेना है μ0/4 I अपॉन R, इतना बाहर लेना है। अंदर क्या लिखना है, -φ1 से φ2, आगे बचेगा cos φ d φ। देखो क्या क्या हमने बाहर लिया, क्या क्या अंदर रखा, μ0/4 I अपॉन R, इसको बाहर कर लिया, समाकलन -φ1 से φ2 और cos φ d φ, इतना आपका बच गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस cos φ d φ का समाकलन करना है। तो मैथ वालों को तो समाकलन आना चाहिए। देखो इस टाइप से समाकलन किया जाता है, अगर cos थीटा d थीटा होता है तो उसका समाकलन होता है sin थीटा। अगर समाकलन पे लिखा हो cos थीटा d थीटा तो उसका समाकलन होता है sin थीटा। यहाँ पे लिखा है cos φ d φ, तो थीटा की जगह केवल फाई हो जाएगा, वही समाकलन आ जाएगा। तो b बराबर μ0/4 I अपॉन में R, और यहाँ पे आपका जो cos φ d φ समाकलन लगा हुआ है, तो अगर समाकलन cos थीटा d थीटा होता है तो उसको sin थीटा लिखते हैं, अगर फाई लगा है तो उसको फाई लिख देंगे, अर्थात sin फाई। ठीक है, सिंपल। देखो cos थीटा d थीटा, अगर समाकलन cos थीटा d थीटा तो sin थीटा, उसी प्रकार अगर समाकलन cos φ d φ तो sin फाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ था, यहाँ पे लिमिट नहीं लगी थी, यहाँ पे लिमिट लगी -φ1 से φ2, तो आपको लिमिट लगा देनी है -φ1 से φ2। ठीक है, सिंपल देख लो, -φ1 से φ2 था तो -φ1 से φ2 लिख दिया, समाकलन cos φ d φ की जगह sin फाई आया, फिर -φ1 से φ2। अब इसे आगे हल करते हैं। b बराबर μ0/4 I अपॉन में R। अब आपको आगे क्या करना है, देखो आपको करना क्या है, इस फाई की जगह, ये जो कोण फाई है इसकी जगह एक बार φ2 रखना है और एक बार इसकी जगह -φ1 रखना है। तो देखो यहाँ पे हम रखते हैं सिंपल, एक बार इस फाई की जगह φ2 रखते हैं तो sin φ2, और फिर बीच में लगेगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, पहले एक बार इस फाई की जगह ये वाला मान रखना है φ2, फिर बीच में लगेगा माइनस का चिन्ह, फिर क्या है साइन लिखो, फिर आप रखो एक बार इस फाई की जगह -φ1। इस टाइप से। ठीक है, देख सकते हो सिंपल फाई की जगह φ2 रखा तो φ2 माइनस, और इस फाई की जगह -φ1 रख दिया तो साइन -φ1। ठीक है, इतना आया, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। आप देखो जो मैथ वाले हैं उनको अगर समझना हो तो ये चीज़ समझ लेना, जो साइन कोष्ट में -φ1 लिखा है, जो साइन कोष्ट में -φ1 लिखा है, इसको आप क्या समझ सकते हो, साइन 360 डिग्री
-1, ठीक है, अर्थात साइन 360 माइनस थीटा। सबने पढ़ा है ना चतुर्थांश मैथ वालों ने। अगर समझ रहे हो यहाँ पे तो समझो, साइन 360 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो सीधा सीधा माइनस साइन कोश में माइनस थीटा। तो अगर साइन 360 माइनस ∅1 है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा आप माइनस साइन ∅1 लिख सकते हो, या आप साइन माइनस ∅1 को भी माइनस साइन ∅1 लिख सकते हो। देखो जिसको ना समझ में आ रहा हो सिंपल कुछ ना करना, साइन माइनस ∅1 को माइनस साइन ∅1 करना है। मैथ वालों को थोड़ा समझाने के लिए बता दिया कि अगर उनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैथ वालों के एक वो रहता है यहाँ ये आया कैसे, ठीक है। तो सिंपल ये रहता है, अगर साइन 360 माइनस ∅1 है तो यहाँ पे सिंपल रहता है साइन माइनस ∅1, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन माइनस ∅1 या साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर से आ जाएगा b बराबर μ0/4 पाई आई अपॉन में r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ∅2। आप देखो ये साइन माइनस ∅1 की जगह आएगा माइनस साइन ∅1। अब ये वाला माइनस आएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन ∅1 इस टाइप से, ठीक है। साइन माइनस ∅1 को हमने क्या लिख दिया, माइनस का साइन ∅1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन ∅1 आ गया। आप इसे आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे क्या करते हैं, आगे हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पर से हम लोग इसे अब आगे हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या आएगा, यहाँ पे आया है b बराबर μ0/4 पाई। इसको सही से बना लेना, μ0 बना हुआ है, ठीक है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है। μ0/4 पाई आई अपॉन में r, इतना तो सेम रहेगा, अंदर क्या बचेगा साइन ∅2, और ये माइनस मिलके प्लस साइन ∅1। b बराबर यहाँ से आ जाएगा μ0/4 पाई आई अपॉन में r, और अंदर क्या हो जाएगा साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। यही आपका सूत्र आता है, ठीक है। परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र b बराबर μ0/4 पाई आई अपॉन r साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। इतना बड़ा डेरिवेशन हुआ है, ठीक है। तो इससे डेरिवेशन इसलिए बड़ा हुआ है क्योंकि डेरिवेशन बहुत मस्त डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये आप अगर 2-3 बार इसको अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये पूरा आसान भी लगने लगेगा, ठीक है। तो सिंपल यही आ जाता है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र b बराबर μ0/4 पाई आई अपॉन r साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, ठीक है। अब अगर बात करें जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आया, इस पे 2 कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। इसमें 2 केस बन सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहली स्थिति कौन सी बन सकती है, इस पे जो स्थिति नंबर फर्स्ट या केस नंबर फर्स्ट बन सकता है वो क्या बन सकता है आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यदि अनंत, ये जो आपका धारावाही चालक तार है ये अनंत लंबाई का हो, यदि धारावाही चालक तार, ये जो ऋजुरेखी धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का हो, मतलब इसकी लंबाई कितनी हो, अनंत लंबाई हो, अनंत लंबाई का हो। क्या लिखा गया, यदि यह धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का हो, तब अनंत लंबाई का जब इसकी लंबाई अनंत हो जाएगी तो ∅1 और ∅2 कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ∅1 कोण और ∅2 कोण का मान हो जाएगा 90 डिग्री। कब होगा ये, यदि धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का होगा तब ∅1 और ∅2 बराबर 90 हो जाएगा। तब यहाँ पर से सूत्र जो आ जाएगा वो बताते हैं आपको। तब यहाँ से आएगा b बराबर μ0/4 पाई आई अपॉन में r आई अपॉन में r, ठीक है। b इक्वल टू μ0/4 पाई आई अपॉन r। यहाँ पे ∅1 की जगह 90 रख दो और ∅2 की जगह 90 रख दो, तो साइन ∅1 की जगह 90 डिग्री प्लस साइन ∅2 की जगह 90 डिग्री, ठीक है। ∅1 की जगह 90 और ∅2 की जगह 90 हो जाएगा। तब यहाँ पर से आगे हल किया जाए तो b बराबर μ0/4 पाई आई अपॉन में r, साइन 90 का मान सबको पता है 1 होता है, प्लस साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर से दोनों जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन 90 का मान 1 तो 1, साइन 90 का मान 1 तो 1। अब यहाँ पर से अगर इसे आगे हल किया जाए, देखो हम यहाँ पे अब करके दिखा देते, ठीक है। इसके आगे का यहाँ कर देते क्योंकि अभी दूसरी स्थिति यहाँ पे कर देंगे, इतनी जगह पे, यहाँ पे इतने में कर देते, ठीक है। तो b बराबर आया है μ0/4 पाई आई अपॉन में r, 1 + 1 को अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। b बराबर μ0/4 पाई आई अपॉन r, अगर 1 + 1 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। 2 से आप इस 4 को काट जो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, b बराबर μ0
बी बराबर म्यू नॉट, और ये 2 बचा है तो 2 पाई आई अपॉन में आर, ये आपका आ जाएगा एक सूत्र। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये कब चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आएगा? जब आप क्या करोगे, जब धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का होगा, तब आपका सूत्र आएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, इसी चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, क्योंकि φ1 और φ2 90 हो जाता है, तो 90 के मान 1 होता है, इसका भी 1 होता है, यहाँ से आपका मान आ जाता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। दूसरी स्थिति क्या होती, दूसरी स्थिति बताएं, दूसरी स्थिति क्या होती है? स्थिति नंबर सेकंड की बात करते हैं। स्थिति नंबर सेकंड केस या सेकंड स्थिति पे क्या हो जाता है, लिखते हैं यदि ये जो P बिंदु है ये इस चालक के ज़्यादा समीप हो। लिखते हैं यदि P बिंदु इस चालक के ज़्यादा समीप हो, चालक के अधिक समीप हो, चालक के अधिक समीप हो। ठीक है, यदि ये P बिंदु चालक के अधिक समीप हो, जैसे कि आपने Q से R दूरी पे बिंदु P लिया है, अगर ये P बिंदु ज़्यादा समीप है, इसके ज़्यादा नज़दीक है, तब यहाँ पर से ये जो कोण φ1 हो जाता है, ये कोण φ1 जो हो जाता है ये 0 डिग्री का हो जाता है, और ये जो φ2 कोण हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। अगर आप लोग क्या करते हो, ये P बिंदु ज़्यादा समीप मान लो यहाँ पर ले लिया, तब आपका φ1 कोण 0 डिग्री का बन जाता है और φ2 कोण 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, यदि P जो होगा, ये P बिंदु अगर चालक के ज़्यादा समीप होगा, चालक के सिरे के अधिक समीप होगा, तो यहाँ पे जब आपका P बिंदु यहाँ पे समीप आ जाएगा, तो आपका जो φ1 कोण होगा वो 90 होगा, φ1 कोण आपका 90 होगा और φ2 कोण 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जब आप P बिंदु को चालक के ज़्यादा समीप ले आओगे तो φ1 कोण 90 हो जाएगा, और जो φ2 कोण ऊपर से बन रहा था ये वाला, ये जो φ2 कोण बन रहा है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस सूत्र पे मान रखें तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर साइन φ1 की जगह 90 रख दो, साइन 90 प्लस साइन φ2 की जगह क्या रख दो, 0 डिग्री। ठीक है, φ1 की जगह 90, φ2 की जगह 0, तब सूत्र आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0। सबको ये मान याद होगा। ठीक है, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो 1 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 का इस पे गुणा हो जाएगा, तो सिंपल सूत्र जो आ जाएगा वो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर, ये आपका सूत्र आ जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ये सेकेंड स्थिति पे आपका सूत्र बनेगा। कब होगा, यदि P बिंदु चालक के सिरे के अधिक समीप हो। लिख देना, चालक के सिरे के अधिक समीप हो। ठीक है, यदि P बिंदु चालक के सिरे के अधिक समीप हो, तब ये जो φ1 कोण होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, φ2 कोण 0 डिग्री का हो जाएगा, तब φ1 की जगह 90 तो साइन 90 का मान 1, φ2 की जगह 0 तो 0, 1 प्लस 0 मिलाओगे 1 हो जाएगा, 1 का इस पे गुणा हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आते 2 स्थितियाँ थी। देखो सबसे पहले इतने तक सूत्र निकाल लिया था, आप कहा गया इस पे 2 स्थितियाँ हो सकती, 2 केस हो सकते। यदि धारावाही चालक अनंत लंबाई का हो तो φ1 और φ2 की जगह 90 हो जाएगा, तब आपका ये वाला सूत्र निकल के आएगा। ये यहाँ पे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, इसी के नीचे लिखना कॉपी पे, क्योंकि यहाँ पे जगह होती नहीं है, इसके आगे यहाँ पे लिखना। फिर इसके बाद स्थिति सेकंड, यदि P बिंदु इस चालक के सिरे के अधिक समीप हो, तब φ1 90, φ2 0, तब यहाँ पर से बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। तो इस टाइप से डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो बड़ा डेरिवेशन था मानते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा, इसे समझना तो होगा यार। ठीक है, प्रयास करोगे तो पूरा डेरिवेशन समझोगे। देखो कम समझ में आओ, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आएगा। इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि आप समझ पाओ। ठीक है, नहीं तो जल्दी से बता देते फिर समझ नहीं पाते। तो इसको एक बार वीडियो फिर से देख लेना और फिर उसको रफ कॉपी पे अपने से करने का प्रयास करना। 2-3 बार प्रयास करोगे, डेरिवेशन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, तो बोलते बोलते हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चल रही है क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री की। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो।